हेलो बच्चों, होप यू आर एज गुड एज ऑलवेज। मैं हूं कुमार सर और आज मैं आप बच्चों के लिए लाया हूं एब्सोल्युटली टू द पॉइंट वीडियो एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, conceptual and in experiential pattern. After the huge demand from many kids like you, the many scholars like you, to make you have a very simplified and easy understanding page wise. आप सोच रहे होंगे कुमार सर की वीडियो में ऐसा क्या खास होगा जो और YouTube वीडियोस पर नहीं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, जैसा कि आपको मेरी लाइव क्लासेस में देखने को मिला है कुछ लेवल तक, वैसा ही अमेजिंग कंटेंट आप इन वीडियोस में भी देखेंगे। अगले 1 मिनट में चैप्टर शुरू करने से पहले आपको आपके कुमार सर के सेशंस यूनिक कैसे हैं ऑन यूट्यूब और क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये सब पता चल जाएगा। तो फर्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आपका कंटेंट सिर्फ मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि आपको पढ़कर याद कैसे हो जाए, कैसे आप एग्जाम में उसे ब्यूटीफुली लिख पाए, किन बातों का चैप्टर को समझने में ख्याल रखना होता है फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, एक्चुअली ये सब जानने को मिलने वाला है। क्योंकि पढ़ा तो बहुत से टीचर्स देते हैं, जैसा आप लगातार देख ही रहे होंगे, पर नॉलेज रिटेन कैसे कर पाएं और बेस्ट स्कोर कैसे ला पाएं, ये मैक्सिमम टीचर्स नहीं बता पाते। तो अगर इन YouTube वीडियोस से आप ऐसा कर पाओ तो कैसा रहेगा? अमेजिंग ना? एक्चुअली यही आपकी जरूरत है बच्चों। इससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, जो आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी भरपूर हेल्प करेगा। दूसरा बेनिफिट, आप बच्चों के लिए मैंने दो तरह से वीडियो बनाई है। एक डिटेल्ड वन शॉट वीडियो फॉर दोज स्कॉलर्स लुकिंग फॉर कंप्लीट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। ये वीडियो आपको चैप्टर के पेज बाय पेज देखने को मिलेगा, तो बुक बगल में ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। एंड अनदर 20 minutes one short video for those looking for a quick view, mainly during your exams revision, जहां पर नोट्स के द्वारा मैंने क्विक फॉर्म में चैप्टर कवर किया है। जैसे समय और इंटरेस्ट हो आप वैसे पढ़े, उस अकॉर्डिंग आपको आसानी से चैप्टर के बारे में समझ भी आ जाएगा। ये वीडियोस एज आई सेड इज गोइंग टू बी टू द पॉइंट ओनली, विदाउट एनी एक्स्ट्रा ग्लोबल और इरेलीवेंट ज्ञान बच्चों। तीसरा बेनिफिट, स्क्रीन पर चैप्टर के हर पीडीएफ पेज के साथ नोट्स ब्लू कलर में लिखे दिखेंगे, जिसमें सारे ब्लू बॉक्सेस एंड टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस जो ऑरेंज कलर में आपकी बुक में दिए हुए हैं, पिंक कलर में दिए हुए हैं, येलो कलर में दिए हुए हैं, वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये वीडियो स्टूडेंट्स की नजर से बनाया गया है बच्चों। प्योर नोट्स की फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी तरह से अपलोड कर दी गई है, तो ये जानकर अच्छा लगेगा कि अब स्क्रीनशॉट्स लेने की भी जरूरत नहीं। ये नोट्स बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अनुरूप इंपॉर्टेंट टेक अवेज के रूप में है, जो हर लेवल के एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगे। फोर्थ बेनिफिट, आपको हर 4 to 5 पेजेस पर दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद रिवीजन क्वेश्चंस आंसर के साथ आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए क्विज के फॉर्म में भी दिया गया है, और इनका भी कंप्लीट पीडीएफ डिस्क्रिप्शन विद सॉल्यूशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इतना ही नहीं बच्चों, आउट ऑफ द 13 बेनिफिट दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बेनिफिट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अब तक के एग्जाम वाइज जो क्वेश्चंस इन टॉपिक से आए हैं, मैक्सिमम वो क्वेश्चंस की भी अलग पीडीएफ वर्कशीट मैंने अपलोड कर दी है। सारी शीट्स आंसर्स के साथ अवेलेबल है, एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों। और एक और बेनिफिट की डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन मोर वीडियो केवल आंसर राइटिंग के लिए एक्सक्लूसिवली बनाई गई है, जिसमें हम साथ में आंसर ट्रिक से याद करेंगे और लिखेंगे। यकीन मानिए, इट विल बी फन। तो आपके सामने क्लास 8 का चैप्टर 6 सिविलाइजिंग द नेटिव्स एजुकेटिंग द नेशन है। बच्चों, जो चैप्टर्स हमने अब तक पढ़े हैं, उसमें हमने देखा कि ब्रिटिश राज ने कैसे राजाज, नवाब्स, पेजेंट्स और ट्राइबल्स की जिंदगी को बदल के रख दिया था। बट एक और ग्रुप था
जो डायरेक्टली अफेक्टेड हुआ। कौन सा बच्चों? अगर मैं कहूं आप, तो यस, स्टूडेंट्स लाइक यू। अब आप सोचेंगे, अरे टीचर सर, स्टूडेंट्स पे भी ब्रिटिश का क्या इफेक्ट हुआ होगा? वेल, ब्रिटिश सिर्फ जमीन और पैसे नहीं चाहते थे, उनका एक कल्चरल मिशन भी था। उनका मानना था कि वो इंडियंस को सिविलाइज मतलब सभ्यता पूर्ण देखना चाहते हैं, उनको सभ्यता में लाना चाहते हैं, मतलब उनकी वैल्यूज, उनके कस्टम्स और उनके सोचने का तरीका बदल देंगे। तो सवाल ये था, इंडियंस को कैसे एजुकेट, शिक्षित किया जाए, किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, और इंडियंस को गुड सब्जेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कैसे बना जाए, कैसे उनका अच्छा अनुयायी, अच्छा फॉलोअर बनाया जाए। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे ब्रिटिश एजुकेशन के पीछे की सोच, माइंडसेट बच्चों। दो बड़े स्कूल्स ऑफ थॉट, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का मतलब बच्चों पूर्ण विचारधारा वाले लोग, मतलब कि जो चाहते थे कि हिंदी की शिक्षा जारी रहे। एंग्लिसिस्ट का मतलब अंग्रेजी पक्ष रखने वाले लोग, जो चाहते थे इंग्लिश मॉडर्न एजुकेशन लागू हो। इंडियंस का रिएक्शन, उन्होंने एक्सेप्ट किया या रेजिस्ट किया, और कैसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आज तक शेप हुआ है। आज भी जब पेरेंट्स डिबेट करते हैं बच्चों, तो आपने देखा ही होगा कि बच्चे को कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजें या हिंदी मीडियम में, वही पुराना डिबेट का मॉडर्न वर्जन है ये। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। ब्रिटिश के लिए एजुकेशन सिर्फ स्कूल्स बनाना नहीं था, बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा भी था, राजनीतिक योजना थी। वो इंडियंस को ऐसे एजुकेट करना चाहते थे कि वो ब्रिटिश राज के लॉयल सब्जेक्ट्स, वफादार प्रजा बनकर रह जाए। अब आप बताओ बच्चों, अगर रूलर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आपको लगता है वो आपके भले के लिए है या अपने फायदे के लिए? सोचो सोचो, कॉमन जवाब आएगा अपने फायदे के लिए, बिल्कुल। इसीलिए एजुकेशन एक कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद सब्जेक्ट बन गया। और इसी कंट्रोवर्सी का एक मेजर एंगल है ओरिएंटलिज्म, पूर्व पक्षवाद। मतलब जो एग्जिस्टिंग पढ़ाई की रूपरेखा थी हिंदी में, वो कंटिन्यू हो या नहीं। जैसे एक बार के टाइम में दीने इलाही एक एक्सपेरिमेंट था, राजा अकबर ने किया था लोगों की सोच को बदलने के लिए, वैसे ही ब्रिटिश एजुकेशन एक एक्सपेरिमेंट था इंडियंस की सोच को मोल्ड करने के लिए। आप ग्रीन बॉक्स में ऊपर एक टर्म देख पा रहे होंगे, लिंग्विस्ट। इट मींस समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं जो कई लैंग्वेजेस को जानता और उनका अध्ययन करता हो। बच्चों, फिगर 1 में वी कैन सी विलियम जोन्स। यहां विलियम जोन्स पर्शियन, फारसी लैंग्वेज सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप फिगर 2 में देख पा रहे होंगे हेनरी थॉमस कोलब्रुक। ये संस्कृत और हिंदुइज्म के एंशियंट सेक्रेड राइटिंग्स के स्कॉलर माने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, द ट्रेड ऑफ ओरिएंटलिज्म, पूर्व पक्षवाद की परंपरा के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलो अब एक सीन इमेजिन करते हैं। समय है साल 1783, और एक इंग्लिश जज विलियम जोन्स कैलकटा आते हैं। आज का कोलकाता उस वक्त का कैलकटा कहलाता था। बट ये जज सिर्फ कानून के एक्सपर्ट नहीं थे, वो एक लिंग्विस्ट, भाषाओं के विद्वान भी थे, मतलब लैंग्वेजेस के बड़े शौकीन थे। कोर्ट की ड्यूटी के साथ साथ वो इंडियन फिलॉसफी, मतलब दर्शन शास्त्र, लॉ, कानून, पॉलिटिक्स, राजनीति, मेडिसिन, चिकित्सा और एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान की किताबें पढ़ने लग गए। और पता है, विलियम जोन्स को अकेले ही ये क्रेज नहीं था, और भी कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स जैसे हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल हलहेड भी इंडियन टेक्स्ट पढ़ने, ट्रांसलेट करने और समझने लग गए। फिर इन सब ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया, और एक जर्नल
सामयिक पत्रिका भी निकाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एशियाटिक रिसर्चेस। उनका मानना था इंडिया की असली नॉलेज, ज्ञान को समझना है तो एंशियंट प्राचीन टेक्स्ट जैसे रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, कुरान और वेदास जैसे टेक्स्ट को पढ़ना होगा। उन्होंने कहा इंडिया की सभ्यता कभी बहुत गोल्डन थी, अब डिक्लाइन हो गई है, और इंडियंस अपना पास्ट को रीडिस्कवर फिर से खोज करेंगे तो वो अपनी कल्चर संस्कृति पर गर्व महसूस कर पाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बच्चों, ब्रिटिश खुद को कहने लगे वी आर नॉट ओनली रूलर्स बट ऑल्सो द गार्जियंस, रक्षक ऑफ इंडियन कल्चर। देखो कितना इंटरेस्टिंग है बच्चों, ब्रिटिश खुद कहते थे कि इंडियंस अपना ग्लोरियस पास्ट भूल गए हैं और उन्हें उनका कल्चर याद दिलाना ब्रिटिशर्स का मिशन है। मतलब एक तरह से वो खुद को गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर समझने लगे थे। सोचो बच्चों, तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें कह रहा है कि तुम्हारी पुरानी फैमिली फोटोज, पुराने लेटर्स और स्टोरीज ही तुम्हारी असली पहचान है, और तुम मॉडर्न चीजों में बिजी होकर उन्हें भूल गए हो। अगर वो दोस्त तुम्हारे लिए वो सब पुराने पेपर्स प्रिजर्व करे तो तुम क्या कहोगे? शुक्रिया? तो थोड़ा अजीब लगेगा। सेम सिचुएशन थी इंडिया और ब्रिटिशर्स की। आगे हम देखते हैं बच्चों ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं के बारे में। ओरिएंटलिस्ट सोच के बेसिस, उनका सोच का आधार पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए थे। 1781 कैलकटा मेड्रॉस, अरेबिक, पर्शियन, इस्लाम लॉ। 1791 बनारस हिंदू कॉलेज, बनारस हिंदू कॉलेज भी कहते हैं, संस्कृत लर्निंग के लिए। आइडिया ये था कि इंडियंस को वही नॉलेज दी जाए जो उनके लिए फेमिलियर हो, परिचित हो, और ट्रेडिशनल, पारंपरिक हो। ब्रिटिश ऑफिशियल सोचते थे कि अगर हम उनकी कल्चर को रिस्पेक्ट सम्मान करेंगे तो ही वो हमें रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे आज गवर्नमेंट कहती है स्किल इंडिया मिशन या एआई एंड कोडिंग क्लासेस, ये भी एक पॉलिसी है कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाए। उस टाइम भी ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि मदरसा और संस्कृत कॉलेज बने। बट बच्चों, सब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऐसा नहीं सोचते थे। बहुत सारे ब्रिटिशर्स को लगता था कि ये पूरा ओरिएंटलिस्ट अप्रोच एकदम बैकवर्ड, मतलब पिछड़ा हुआ है। उनका कहना था संस्कृत और पर्शियन में टाइम वेस्ट मत करो, इंडियंस को मॉडर्न, वेस्टर्न, साइंस और इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहिए। और यही से शुरू होती है एक बड़ा डिबेट। एक साइड था ओरिएंटलिस्ट, विलियम जोन्स जैसा ग्रुप, दूसरे साइड था एंग्लिसिस्ट, जो कह रहे थे सिर्फ वेस्टर्न नॉलेज फ्यूचर है। और इसी डिबेट में आगे आता है लॉर्ड मैक्यूले और वुड्स डिस्पैच, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को रीशेप कर दिया। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों ही टॉपिक्स होंगे, लॉर्ड मैक्यूले, मिनट एंड वुड्स डिस्पैच। जैसे आज भी लोग आर्ग्यू करते हैं इंजीनियरिंग करो या आर्ट्स, आईएएस की तैयारी करो या स्टार्टअप शुरू करो, वैसे ही तब डिबेट था संस्कृत पर्शियन वर्सेस इंग्लिश साइंस। तो बच्चों अभी तक हमने देखा ब्रिटिश का कल्चर मिशन इन एजुकेशन, विलियम जोन्स और ओरिएंटलिस्ट की सोच, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और एशियाटिक रिसर्चेस, कैलकाटा मदरसा 1781 में और बनारस हिंदू कॉलेज 1791 का, और ओरिएंटलिस्ट अप्रोच की क्रिटिसिज्म। अगले पार्ट्स में हम एंग्लिसिस्ट और उनके डिबेट्स की कहानी को समझेंगे। इंस्टीट्यूशंस सेटअप, इन्हीं ओरिएंटलिस्ट आइडियाज के बेस पे ब्रिटिश ने कुछ इंस्टीट्यूशंस खोल दिए। एग्जाम्पल 1781 में कलकत्ता में मदरसा बनाया गया जहां अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ सिखाई जाती थी। फिर 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज खोला गया जहां संस्कृत के एंशियंट टेक्स्ट पढ़े जाते थे। ब्रिटिश को लगा कि अगर हम वही पढ़ाएंगे जो हिंदू और मुस्लिम्स ऑलरेडी जानते हैं तो वो खुश भी रहेंगे और हमें रिस्पेक्ट भी करेंगे। सिंपल फॉर्मूला था, अपना बना लो और रूल करो। बच्चों याद करो जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया था जहां अलग अलग रिलीजियंस के स्कॉलर्स मिलते थे, वैसे ही ब्रिटिश भी एक तरह का एजुकेशन का इबादत खाना बनाना चाहते थे जहां
इंडियन टेक्स्ट को स्टडी करना उनका मिशन था। ठीक है बच्चों, अब हम फिगर 3 पे आ रहे हैं, जो स्क्रीन पे बार बार आपके सामने अभी आ रहा था। उसमें हम देख सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स का मॉन्यूमेंट बाय रिचर्ड वेस्ट मैकॉट 1830 में, जो अब विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, मतलब आज का कोलकाता में है। ये इमेज दिखाता है कि ओरिएंटलिस्ट ब्रिटिश पावर को इंडिया में कैसे देखते थे। हेस्टिंग्स का मैजेस्टिक फिगर सेंटर में है। एक साइड में पंडित इंडियन स्कॉलर खड़े हैं और दूसरी साइड में मुंशी बैठे हैं। हेस्टिंग्स और ओरिएंटलिस्ट को इंडियन स्कॉलर्स की जरूरत थी, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मतलब लोकल लैंग्वेजेस सीखने के लिए, लोकल कस्टम्स और लॉ समझने के लिए, एंशियंट टेक्स्ट ट्रांसलेट और इंटरप्रेट करने के लिए। हेस्टिंग्स ने इनिशिएटिव लिया कि कलकत्ता मदरसा बनाना है, और उनका मानना था कि कंट्री के एंशियंट कस्टम्स और ओरिएंटल लर्निंग को समझना ही ब्रिटिश रूल का बेस होना चाहिए इंडिया में, अगर इंडिया को रूल करना है कंफर्टेबली। तो बच्चों, हेस्टिंग्स को हम प्रो ओरिएंटलिस्ट कह सकते हैं। इंडियन स्कॉलर्स के साथ काम किया इन्होंने। कलकत्ता मदरसा इंपॉर्टेंट है इंडियन लर्निंग प्लस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कनेक्ट करने के लिए, ब्रिटिश पावर को ओरिएंटल नॉलेज के बेसिस पे जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे ग्रीन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देख सकते हैं। ओरिएंटलिस्ट ऐसे लोग जिन्हें एशिया के लैंग्वेजेस और कल्चर का स्कॉलरली नॉलेज हो, मतलब ये लोग सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं बल्कि रिसर्च और स्टडी के लेवल पे लैंग्वेज और कल्चर समझते थे। मुंशी ऐसा व्यक्ति जो पर्शियन पढ़ सकता, लिख सकता और सिखा सकता हो। बेसिकली एक टीचर या टीचर असिस्टेंट जो लैंग्वेज और डॉक्यूमेंट्स हैंडल करते थे। वर्नाकुलर ये वर्ड जनरली लोकल लैंग्वेज या डायलेक्ट स्थानीय भाषा के लिए यूज होता है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज से अलग होती है। कॉलोनियल इंडिया में ब्रिटिश इस टर्म का यूज करते थे ताकि लोकल लैंग्वेजेस और इंग्लिश के बीच में डिफरेंस उन्हें दिख सके। तो बच्चों, पार्ट 1 हमारा इस वीडियो का यहीं पे एंड होता है, लेकिन वीडियो कंटिन्यूएशन में चलेगी, बिकॉज ये वन शॉट वीडियो में मैं पूरा चैप्टर फिनिश करूंगा। बट आगे बढ़ने से पहले इट्स टाइम फॉर क्विज। आपके सामने बच्चों एमसीक्यू के फॉर्म में मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ट्रू एंड फॉल्स के रूप में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन सारी क्विजेस का ऐसी 3 क्विज आपको इस चैप्टर में कवर होते हुए दिखेंगी। तीनों क्विज के आंसर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल में मैंने दे दिए हैं, आप वहां से इनको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप खुद से कोशिश करना, बहुत आसान क्वेश्चंस है, और उसके बाद आप अपने सॉल्यूशन शीट से इनको कंपेयर कर सकते हो। आई होप यू ऑल विल स्कोर फुल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब टॉपिक शुरू होने जा रहा है ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। अब बच्चों एक नए ट्विस्ट पे आते हैं। साल है 1820s टू 1830s। कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बोला, अरे ये जो संस्कृत और पर्शियन पढ़ाई चल रही है ना, ये तो एक ग्रेव एरर है, भयानक गलती है। उनका कहना था कि इंडिया को अगर सिविलाइज करना है, सभ्य बनाना है, मतलब उनके अनुसार हम इंडियंस असभ्य थे, तो अगर हमें उनके जैसा सिविलाइज बनाना है तो पुराने टेक्स्ट पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो टेक्स्ट उनके नजरिए से बैकवर्ड थे, उनमें मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री के आइडियाज नहीं थे। एक बड़े नाम आए इस डिबेट में, मतलब एक और बड़ा नाम फिर जुड़ता है इस डिबेट में, जेम्स मिल, जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने बोला, ओरिएंटल लर्निंग तो यूजलेस है, बेकार है, ये तो सिर्फ इंडियंस को उनके पुराने जमाने में फंसा के रखेगी। अगर हमें इंडिया को प्रोग्रेस की तरफ ले जाना है तो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना होगा। और इसी वक्त एक और नाम, थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले, आगे आता है। लोग इसे लॉर्ड मैक्यूले के नाम से भी याद रखते हैं। उन्होंने 1835 में अपना फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन लिखा। उनका कहना था, एक शेल्फ भर के इंग्लिश बुक्स का ज्ञान पूरी संस्कृत और अरेबिक लिटरेचर से ज्यादा वैल्यूएबल है। अब सोचो बच्चों, कितनी बड़ी बात है ये। मतलब एक तरफ ब्रिटिश कहते थे कि इंडिया का पास्ट ग्लोरियस है, और दूसरी तरफ वो खुद ही बोल रहे थे
कि उसे पढ़ना एक गलती है। सोचो बच्चों, तुम्हारे घर में पुराने फैमिली रेसिपीज, रसोइयों के पुराने तरीके, रेसिपीज के पुराने तरीके लिखे हों दादी नानी की किताबों में। एक दिन कोई आके बोले अरे ये तो बकवास है, सिर्फ यूट्यूब रेसिपीज ही सही हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बस वही फील हुआ इंडियंस को जब मैक्यूले ने लॉर्ड मैक्यूले ने पुरानी शिक्षा को यूजलेस बोला। आप लोग बताओ, अगर 1830s में एक स्टूडेंट होते तो आपको संस्कृत पर्शियन वाली ट्रेडिशन पढ़ाई पसंद आती या लॉर्ड मैक्यूले वाली इंग्लिश मॉडर्न एजुकेशन, और क्यों? आपस में विचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। बच्चों, फिगर 4 में आप देख सकते हो थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले अपने स्टडी रूम में बैठे हैं। मैक्यूले ब्रिटिश ऑफिशियल और हिस्टोरियन थे और सबसे ज्यादा फेमस है मैक्यूलेस मिनट 1835 के लिए, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए और ट्रेडिशनल संस्कृत और पर्शियन एजुकेशन को ग्रेजुअली रिप्लेस कर देना चाहिए। इस इमेज से हम ये समझ सकते हैं कि वो अपने काम में डीपली इंगेज होंगे और अपने आइडियाज और रिपोर्ट्स के थ्रू ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी को शेप कर रहे होंगे इंडिया के लिए। बच्चों, अब एक अगला पिंक बॉक्स में टॉपिक आता है। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज ऑफ द वाइज। हम यहाँ पे मैक्यूले के फेमस वर्ड्स को देख सकते हैं जिसमें वो इंग्लिश एजुकेशन की जरूरत को इम्फोसाइज कर रहे हैं। मैक्यूले कहते हैं इंडिया के लोकल डायलेक्ट्स, वर्नाकुलर स्थानीय भाषाएं में लिटरली लिटरेरी जो है या साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। ये डायलेक्ट्स पुअर और रूड है, मतलब गरीब और असभ्य है, इसलिए इनमें वैल्यूबल वर्ड्स को ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैक्यूले का कंक्लूजन था कि इंग्लिश सीखना ही सॉल्यूशन है ताकि इंडियंस को मॉडर्न नॉलेज और साइंस सिखाया जा सके। बेसिकली मैक्यूले ने ब्रिटिश माइंडसेट को दिखाया कि इंग्लिश ही सुपीरियर लैंग्वेज है और लोकल लैंग्वेजेस इंफीरियर हैं, निचले दर्जे की हैं। तो बच्चों, समरी के तौर पे हम देख सकते हैं कि मैक्यूले नेटिव्स के लैंग्वेजेस में नॉलेज नहीं है, इंग्लिश सिखाना जरूरी है, इसको प्रमोट करते थे। ये आइडिया इंग्लिश एजुकेशन को इम्पोज करने और जस्टिफाई करने का था। बच्चों, अब स्क्रीन पर एक समरी पेज देख पा रहे होंगे जहां मैंने एक ब्रीफ फॉर्म में फिर से ओरिएंटल एंग्लिसिस्ट के बीच में एक कंपैरिजन टुवर्ड्स इंग्लिश एजुकेशन लागू होने तक की जर्नी दिखाई है, विथ एक्सप्लेनिंग ऑफ मैकुलेस मिनट एंड इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट बच्चों। तो समझते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन और कैसे उसके बाद आया मैक्यूलेस मिनट और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। छोटा सा बैकग्राउंड है बच्चों, क्रिटिसिज्म ऑफ ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन। सबसे पहले एक सवाल, तुम्हें याद है ओरिएंटलिस्ट कौन थे? अब बच्चे बोलेंगे कि वो लोग जो कहते थे कि हमें संस्कृत, अराबिक और ट्रेडिशनल इंडिया लर्निंग को सपोर्ट करना चाहिए, कहते हैं ना, आपको याद आ रहा है ना? बिल्कुल सही। लेकिन अर्ली 19th सेंचुरी में कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने यहाँ कहा ये सब ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट है, मतलब ईस्टर्न नॉलेज गलतियों से भरा है, अनसाइंटिफिक है और सीरियस नहीं है। याद आया ना बच्चों, हमने डिस्कस किया था। अब हेडिंग 2 में देखिए, जेम्स मिल्स व्यू, 1820s में इनका ये व्यू आया था। अब हम बात करते हैं इनके क्रिटिक्स पर। आपको पता है जेम्स मिल कौन थे? क्या इसका इनका नाम सुना है? हाँ जी सर, सुना है, ये एक हिस्टोरियन थे। तो बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। जेम्स मिल एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और थिंकर थे। उनका कहना था क्यों वेस्ट करे टाइम और पैसा संस्कृत और अरेबिक पोइट्री सेक्रेड टेक्स्ट पर। उन्होंने बोला हमें तो इंडियंस को प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज देनी चाहिए जो वेस्ट ने बनाई है, और उसका पर्पस था इंडियंस को सिविलाइज करना, ना कि उनकी पसंद की चीज सिखाकर उनको खुश करना। मतलब एजुकेशन एक टूल ऑफ यूटिलिटी और कंट्रोल बन गया, ना कि कल्चरल रिस्पेक्ट। अब इसी में टॉप अप करते हैं, एड ऑन करते हैं 1835 में मैक्यूले। तो मैक्यूलेस मिनट बहुत फेमस 1835 का। यहाँ पे थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले 1835 में बताते हैं उन्होंने इंडिया को बोला अनसिविलाइज कंट्री जिसे सिविलाइज करने की जरूरत है। उनका एक फेमस डायलॉग था,
A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमेशा पूछ ली जाती है कि ये किसने कही थी। मतलब एक छोटी सी शेल्फ पर रखी इंग्लिश बुक्स सारी संस्कृत अरेबिक लिटरेचर से ज्यादा वैल्यूबल है। मैक्लो ने प्रपोज किया था पब्लिक मनी वेस्ट मत करो ओरिएंटल लर्निंग पर, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाओ हायर एजुकेशन के लिए, इंग्लिश के थ्रू इंडियंस को वेस्टर्न साइंस फिलोसफी और लिटरेचर का ज्ञान दो। उनका बिलीफ था कि इंग्लिश सिखाकर इंडियंस के टेस्ट, वैल्यूज और कल्चर को बदला जा सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट टेक अवे बच्चों यहाँ पे ये बनता है कि एजुकेशन एक डिलिबरेट कल्चरल प्रोजेक्ट बन गया था जो इंग्लिश माइंडेड इंडियंस प्रोड्यूस करे जो ब्रिटिश के लिए काम आ सके। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 बच्चों आप नीचे देख पा रहे हैं, जो इन दोनों थिंकर्स के बाद रिजल्टेंट बना, रिजल्ट लेके आया कि इनकी बात लागू की गई। फाइनली मैक्यूले की बातों के बाद क्या हुआ, आ गया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। इंग्लिश बन गई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन जैसे कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज का सपोर्ट बंद कर दिया गया। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स बनने लगे स्कूल्स के लिए। फंड्स और सपोर्ट डाइवर्ट कर दिए गए ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन से इंग्लिश एजुकेशन के तरफ। तो बच्चों ये था ऑफिशियल ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ एंग्लिसिस्ट पॉलिसी इन इंडिया। एक नई क्लास ऑफ इंडियंस बनी जो इंग्लिश एजुकेटेड थी और ब्रिटिश राज को स्मूथली चलाने में मदद कर रही थी। बच्चों यहाँ पे हम इसको क्लोज कर सकते हैं। शुरू में ओरिएंटलिस्ट बोलते थे कि अपने संस्कृत अराबिक सीखो, फिर जेम्स मिल बोले नहीं साइंस और प्रैक्टिकल नॉलेज दो, फिर मैक्यूले आए और सीधा बोल दिया इंग्लिश ही सबसे ऊपर है, और इसी वजह से 1835 का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हुआ। कितना सिंपल प्लेन में अभी तक का चैप्टर हमने समझ लिया कि पहले ओरिएंटलिस्ट की बात हमने की जहाँ पे संस्कृत अरेबिक अंग्रेज भी बोलते थे कि हमें फोकस करना चाहिए, इससे हम इंडिया का दिल सीख सकते हैं, लोगों पर रूल कर सकते हैं। फिर एंग्लिसिस्ट सोच की तरफ हम बढ़ते हैं, वहां पे एक जेम्स मिल थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, साइंस और प्रैक्टिकल नॉलेज दो, ये सब पढ़ना बेकार है। फिर उन्हीं पे एड ऑन किया मैक्यूले ने और सीधा बोला कि इंग्लिश सबसे ऊपर है, और रिजल्ट क्या हुआ कि 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हुआ। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे हम आ जाते हैं, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। अब एक और बड़ी वजह समझते हैं, ब्रिटिश ने एजुकेशन को एक टूल बनाया व्यापार के लिए। उनको इंडिया से रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल चाहिए था और अपने इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज के लिए मार्केट, बाजार चाहिए था। इसके लिए उन्हें एक ऐसा क्लास ऑफ इंडियंस की जरूरत थी जो उनकी बात समझे, उनके ऑर्डर्स को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करे, चीफ क्लर्क्स, ट्रांसलेटर्स, अकाउंटेंट्स मतलब मुंशी जी भी बन सके। यानी ब्रिटिश को इंडियन मिडिल मैन मतलब बीच के लोग चाहिए थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक नई शिक्षा देना जरूरी है जो ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, लेकिन ब्रिटिश के लिए काम करने वाले लोकल एम्प्लॉयज बन जाए। मैक्यूले ने कहा था वी मस्ट क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। बच्चों मतलब एक तरह से वो लोग हमें एक ब्राउन इंग्लिशमैन, भूरा अंग्रेज बनाना चाहते थे। इंटरेस्टिंग टर्म है ना। याद करो मुगल एम्पायर के जमाने में भी पर्शियन लैंग्वेज सब गवर्नमेंट का काम चलाती थी। मतलब अगर तुम्हें नौकरी चाहिए हो तो पर्शियन सीखनी पड़ती थी। वैसे ही ब्रिटिश ने इंग्लिश को एक नौकरी की लैंग्वेज बना दिया। और देखो आज भी इंग्लिश आपको नौकरी दिलवाने का एक बड़ा फैक्टर है। बस ब्रिटिश ने जो फॉर्मूला लगाया वही आज तक चलता चला आ रहा है। आज भी आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, चाहे घर में हिंदी बोले। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इंग्लिश का मतलब नौकरी, इंग्लिश का मतलब प्रोग्रेस। यही सोच शुरू हुई थी ब्रिटिश के जमाने में भी। बच्चों आगे सोर्स टू, अनदर पिंक बॉक्स में हम देख पा रहे हैं टॉपिक है एन आर्ग्यूमेंट फॉर यूरोपियन नॉलेज। वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 का एक्सर्ट दिया गया है, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था जिसमें ओरिएंटल लर्निंग के ओपोनेंट्स की जीत दिखाई गई है। वुड्स डिस्पैच कहते थे
इंडिया में एजुकेशन का मेन गोल, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि लोग यूरोपियन नॉलेज को सीखें। यूरोपियन नॉलेज का मतलब है इम्प्रूव्ड आर्ट्स, सर्विसेज, फिलोसफी और लिटरेचर ऑफ यूरोप। कहाँ का? यूरोप का। इन शॉर्ट गोल था यूरोप की तरह मॉडर्न और एडवांस नॉलेज स्प्रेड करना। कहाँ पर? इंडिया में बच्चों, है ना। बेसिकली ये डिस्पैच ने ओरिएंटल लर्निंग, संस्कृत पर्शियन एजुकेशन को रिजेक्ट करके इंग्लिश और यूरोपियन एजुकेशन को प्रमोट किया। तो बच्चों ध्यान रखना है कि वुड्स डिस्पैच का मतलब है इंडिया को मॉडर्न यूरोप जैसा बनाने के लिए यूरोपियन नॉलेज ही एजुकेशन का गोल होना चाहिए। ये डिस्पैच ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी का टर्निंग पॉइंट था, जहां ओरिएंटलिस्ट अप्रोच को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया। अब बच्चों आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। Imagine you are living in the 1850s, you hear of Wood's Dispatch, write about your reactions। तो ये ऐसे ये आप लोग आपस में मिलकर कर सकते हैं। फिर भी मैं इसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ जस्ट एज एन एग्जांपल। तो सोचो बच्चों, आप 1850s में एक छोटे से गांव में रह रहे हैं। एक दिन आपको पता चलता है, ये एक बच्चे को उदाहरण ले लेते हैं, उस बच्चे को पता चलता है कि ब्रिटिश ने वुड्स डिस्पैच इशू किया है, एक नया रूल इशू किया है, जिसमें इंडिया में इंग्लिश और यूरोपियन नॉलेज को प्रमोट करने का प्लान है। तो मेरे रिएक्शंस किस तरह के होते? कंफ्यूजन। पहले तो एक उलझन आती मन में, इंग्लिश और यूरोपियन नॉलेज, हमारे अपने संस्कृत और लोकल स्कूल्स का क्या होगा, हमारे पाठशालास और मदरसास का फ्यूचर का क्या है, ऐसा लगेगा ना आपको। सेकंड कंसर्न, चिंता आएगी मन में, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से क्या हम अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस को समझ पाएंगे? अगर हर स्टूडेंट को इंग्लिश और यूरोपियन सब्जेक्ट्स ही पढ़ने को मिले तो हमारी अपनी भाषा और परंपरा का क्या होगा? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, शायद इंग्लिश पढ़कर हम मॉडर्न साइंस, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन समझ सकें, पर क्या यह सिर्फ एलीट के लिए होगा या आम लोग भी इसका फायदा उठा पाएंगे? करेक्ट। अब मन में डर आएगा, फियर। गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स और स्ट्रिक्ट रूल्स से हमारे गांव की पाठशाला और फ्लेक्सिबल टीचिंग सिस्टम खत्म हो सकते हैं। हमारे बच्चे अब फील्ड्स में काम करते हुए स्कूल नहीं जा पाएंगे। आशा, होप क्या रहेगी? शायद कुछ लोग इंग्लिश सीखकर अपने गांव और देश के लिए काम करें और मॉडर्न नॉलेज ला पाए, पर हमें अपनी आइडेंटिटी और कल्चर भी बचानी होगी। तो मेरा ओवरऑल फीलिंग एक मिक्स ऑफ क्यूरियोसिटी, फियर और कंसर्न होता बच्चों। मुझे लगता कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स और इंग्लिश तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपनी कल्चर, ट्रेडिशंस और प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखनी चाहिए। ऐसा ही उस बच्चे को लगा, ऐसा ही मेरे ख्याल से आप सबको, मुझको उस स्टेज में लगता। बच्चों अब हम फिगर 5 में देख सकते हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी का कैंपस ऑफ द 19th सेंचुरी। ये इमेज हमें दिखाती है कि ब्रिटिश इंडिया में हायर एजुकेशन कैसे स्ट्रक्चर्ड था। यूनिवर्सिटी जैसे बॉम्बे, कलकत्ता और मेड्रास, मेड्रास मतलब आज का चेन्नई बच्चों, बॉम्बे मतलब आज का मुंबई, कलकत्ता मतलब आज का कोलकाता, 1857 के बाद इनको स्टैब्लिश किया गया था, मेनली वेस्टर्न स्टाइल क्यूरिकुलम और इंग्लिश मीडियम टीचिंग के लिए। यहाँ मॉडर्न सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, लॉ, लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाए जाते थे। यूनिवर्सिटी का एम था वेस्टर्न नॉलेज स्प्रेड करना और इंडियन एलीट और मिडिल क्लास को इंग्लिश एजुकेटेड ऑफिशियल्स बनाना। बेसिकली ये यूनिवर्सिटीज ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसीज का मेजर आउटकम थी, एक फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड और इंग्लिश बेस्ड हायर एजुकेशन सिस्टम। अब हम बच्चों फिगर 6 में देख सकते हैं द डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन। एक और इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू होती है 19th सेंचुरी इंडिया में। एजुकेशन किस लिए होनी चाहिए? सिर्फ नौकरी और कॉमर्स के लिए, मतलब व्यापार के लिए, या फिर इंसान की मॉरलिटी, नैतिकता को इंप्रूव करने के लिए? यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले किया क्रिश्चियन मिशनरीज ने। मिशनरीज का मानना था कि एजुकेशन का असली पर्पस सिर्फ क्लर्क बनना नहीं है, बल्कि लोगों की सोच और करेक्टर को इम्प्रूव करना है। और उनका कहना था कि ये इम्प्रूवमेंट सिर्फ क्रिश्चियन एजुकेशन के थ्रू पॉसिबल है। एक नाम याद रखो बच्चों, विलियम कैरे, जो तुम्हें फिगर 6 में दिख रहे होंगे। ये एक स्कॉटिश मिशनरी धर्म प्रचारक थे, जिसने जिन्होंने सेरमपुर मिशन स्टैब्लिश किया, हम आगे देखेंगे। लेकिन ध्यान दें, शुरू में एक प्रॉब्लम थी। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी मिशनरीज को इंडिया में काम करने की इजाजत नहीं देती थी। क्यों?
क्योंकि कंपनी को डर लगता था कि अगर मिशनरीज ओपनली इंडियंस का धर्म बदलने या कस्टम्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो लोग गुस्सा हो जाएंगे और ब्रिटिश प्रेजेंस को सस्पिशियस, शक की निगाहों से देखने लगेंगे, सस्पिशियस मानेंगे। इसलिए कैरे और उनके साथियों ने ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरिया के बाहर एक जगह चुनी, सिरमपोर, जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था। वहां उन्होंने 1800 में एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई और 1818 में एक कॉलेज भी स्टैब्लिश किया। सोचो बच्चों, और जैसे आज यूट्यूबर्स अपना चैनल बनाते हैं क्योंकि टीवी पे उन्हें बोलने का चांस नहीं मिलता, वैसे ही मिशनरीज ने ब्रिटिश एरिया के बाहर अपना एजुकेशन चैनल बनाया, एक प्रिंटिंग प्रेस और एक कॉलेज भी बनाया। 19th सेंचुरी के दौरान मिशनरीज ने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अपने स्कूल्स खोलने शुरू किए। इन स्कूल्स में बाइबल पढ़ाई जाती थी, प्रेयर्स होती थी और स्टूडेंट्स को एक क्रिश्चियन मॉरल कोड, नैतिक नियम के हिसाब से एजुकेट किया जाता था। लेकिन एक बड़ा शिफ्ट आया 1857 के रिवोल्ट के बाद। आपको याद है ना बच्चों, 1857 का ग्रेट रिवोल्ट। ब्रिटिश सरकार खुद मिशनरी एजुकेशन को डायरेक्ट सपोर्ट करने से पीछे हट गई। क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता था कि अगर नेटिव कस्टम्स, लोकल परंपराओं, बिलीफ्स और धर्म को अग्रेसिवली अटैक किया गया तो इंडियंस का गुस्सा, जो ऑलरेडी चरम सीमा पर अपने हाईएस्ट पीक पर था, और ज्यादा भड़क सकता है। और 1857 जैसे और बड़े रेबेलियंस भी आने वाले समय में हो सकते हैं। आज भी सोचो बच्चों, अगर कोई तुम्हें बोले कि तुम्हारी कल्चर गलत है, तुम्हारा जो कल्चर है वो रॉन्ग है और तुम्हें अपना जीवन उनके रूल्स के हिसाब से चलाना चाहिए, तो कैसा लगेगा आपको? नेचुरली आप अपोज करोगे, करोगे ना? बस वही चीज 19th सेंचुरी में भी हुई थी। मिशनरीज एक तरफ मोरालिटी इंप्रूव करना चाहते थे और दूसरी तरफ लोगों को लगता था कि उनका असली मकसद रिलीजन चेंज करना है। अब आपके हिसाब से एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है? आप सोचो, नॉलेज और जॉब्स के लिए या मॉरल कैरेक्टर इंप्रूव करने के लिए? अगर आप बच्चों 1857 के एक स्टूडेंट होते तो क्या आप मिशनरी स्कूल को ज्वाइन करते या लोकल पाठशाला? करते किसे और क्यों, ये आपको सोचना है। ठीक है। फिगर 7 में हम सेरमपुर कॉलेज की इमेज देख पा रहे हैं बच्चों। इसमें आप देखेंगे कितना विशाल बिल्डिंग का कॉलेज बना हुआ है, विशाल बिल्डिंग के रूप में कॉलेज बना हुआ है, जो हुगली रिवर के किनारे कलकत्ता के पास स्थित है। ये कॉलेज विलियम कैरे और उनके मिशनरी कलीग्स ने स्टैब्लिश किया था अर्ली 19th सेंचुरी में। कॉलेज का मेन एम था मॉरल एजुकेशन, आचार और एथिक्स, आचार और नैतिकता को इन लोगों को प्रोवाइड करना, सिखाना, पढ़ाना, क्रिश्चियन वैल्यूज और रिलीजन का प्रचार करना, साथ ही स्टूडेंट्स को रीडिंग, राइटिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाना। मिशनरी एजुकेशन का फोकस था कि एजुकेशन सिर्फ प्रैक्टिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज तक लिमिटेड ना हो, बल्कि मोरालिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हो। तो बच्चों, अब समय आ गया है एक और क्विज का, क्विज नंबर 2। अगर इन द सेम फॉर्म यू कैन सी MCQ questions, you can see fill in the blanks and you can see important true and false। इन सभी का सॉल्यूशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉमन पीडीएफ में दिया हुआ है। 3 क्विज आप इस वीडियो में देखेंगे, तीनों क्विज के आंसर्स क्वेश्चंस के साथ उस पीडीएफ फाइल में दिए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आप देख सकते हैं फिगर नंबर 8 में अब विलेज पाठशाला, एक विलेज पाठशाला। ये पेंटिंग बनाई है डच पेंटर फ्रैंकोइस सॉल्विन ने, जो 18th सेंचुरी के एंड में इंडिया आए थे। उन्होंने ट्राई किया कि एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल को अपनी पेंटिंग्स में दिखाया जाए। इस पेंटिंग से हमें समझ क्या आ रहा है बच्चों? हम ये समझ पा रहे हैं कि कुछ बच्चे स्मॉल ग्रुप्स में बैठकर पढ़ते थे, गुरु उन्हें ओरल टीचिंग दिया करते थे, मौखिक ज्ञान दिया करते थे। पाठशाला का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल था। बैनियन ट्री के नीचे, मतलब बरगद के पेड़ के नीचे, टेम्पल के कॉर्नर में या गुरु के घर में। फीस फ्लेक्सिबल थी और क्लासेस का टाइम हार्वेस्टिंग और लोकल वर्क के हिसाब से एडजस्ट होता था। ऐसा नहीं कि आपको खेती बाड़ी छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करनी है। उस वक्त के कॉमन जो भी हमारे ऑक्यूपेशंस थे, जिससे किसी की लाइवलीहुड में दिक्कत ना आए, उसके हिसाब से टाइमिंग एडजस्ट होते थे।
ये पेंटिंग एक हिस्टोरिकल एविडेंस है कि कैसे प्री ब्रिटिश विलेज एजुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल और कम्युनिटी ओरिएंटेड था। हम देखते हैं द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, स्क्रीन पर आपके सामने है। 1830s में एक स्कॉटिश मिशनरी धर्म प्रचारक विलियम एडम थे। कंपनी ने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें बंगाल और बिहार भेजा और बोला आप जाओ और देखो एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है और एक रिपोर्ट बनाओ। अब उन्होंने क्या देखा? एडम ने पाया कि सिर्फ बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशाला, छोटी लोकल स्कूल वाली जो पाठशालाएं होती है, वो चल रही हैं। हर स्कूल में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं होते थे, लेकिन आप सोचो टोटल मिलाकर 20 लाख बच्चे पढ़ रहे थे। ये पाठशाला कौन चलाता था? कभी कोई वेल्दी आदमी, मतलब धनवान व्यक्ति, कभी कोई लोकल कम्युनिटी, मतलब जो लोकल सामाजिक कॉर्पोरेशंस होते थे उस टाइम पे लोगों ने मिलके बनाए थे वो गांव में, और कभी कभी एक गुरु अपने दम पर। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये स्कूल्स बहुत फ्लेक्सिबल थे। जैसे हार्वेस्ट सीजन मतलब कटाई का समय आया तो क्लासेस बंद हो जाते थे, बच्चे खेतों में काम करते थे। जब फसल कट गई, स्टोर हो गई, पाठशाला दोबारा चालू हो जाती थी, शुरू हो जाती थी। मतलब पीजेंट किसान फैमिलीज के बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलता था। आज के ऑनलाइन क्लासेस जैसे, जब लॉकडाउन था बच्चों, स्कूल बंद हो गए थे ना, और टीचर ने कहा जब नेट चलेगा तब क्लास होगी, पाठशाला भी वैसे ही थी, एकदम लोकल जरूरत के हिसाब से एडजस्ट हो जाया करती थी। अब बताओ बच्चों, आपको कौन सा सिस्टम ज्यादा पसंद आता? एक फिक्स टाइम टेबल जैसा हमारे स्कूल में, या फिर एक फ्लेक्सिबल सिस्टम जैसा पाठशाला में था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फीचर्स ऑफ पाठशाला। अब जरा सोचो बच्चों, तुम्हारी पाठशाला कैसी होती अगर ब्रिटिश के आने से पहले होती? नो फिक्स्ड फी, मतलब कोई पक्की फीस नहीं होती। जो गरीब है वो कम देता, जो अमीर है वो थोड़ा ज्यादा देता। नो प्रिंटेड बुक्स, छपी हुई किताबें ही नहीं होती, सब कुछ ओरली। नो सेपरेट बिल्डिंग, कभी गुरु के घर पे पढ़ते, कभी बरगद के पेड़ के नीचे, कभी मंदिर में, या कभी किसी दुकान के कोने में। कोई बेंचेस नहीं होती, कोई चेयर नहीं होते, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं होते, कोई रोल कॉल नहीं होता, कोई एनुअल एग्जाम्स नहीं होते, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता। गुरु ही डिसाइड करता था क्या पढ़ना है, और हर स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से अलग रूप में समझाता था या अलग अलग समझाता था। एक फॉरेन ट्रैवलर ने लिखा था कि इंडिया की पाठशाला में नॉलेज एक कॉमन पॉट जैसा होता है। सब बच्चे एक ही जगह बैठे होते और गुरु अलग अलग ग्रुप्स को समझाता था। जैसे आज तुम लाइब्रेरी में एक टेबल पे बैठे हो और एक बंदा मैथ्स कर रहा है, दूसरा हिस्ट्री और तीसरा साइंस। कितना इंटरेस्टिंग था। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं बच्चों, न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स। इसमें एक सिस्टम ऑर्डर हमने देखना शुरू किया। पाठशाला को बोला गया कि रेगुलर टाइम टेबल बनाओ, टेक्स्ट बुक से पढ़ाना होगा, एनुअल एग्जाम्स होंगे, रेगुलर फी देना होगा, फिक्स्ड सीट्स पे बैठना होगा, डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए पंडित्स, मतलब विद्वान। हर पंडित 4 से 5 स्कूल्स को इंस्पेक्ट करते थे और रिपोर्ट बनाते थे। अगर गुरु अग्री करे तो उसके स्कूल को गवर्नमेंट ग्रांट मिलता था, मतलब गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती थी, वरना कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। बच्चों सोचो, आपका ट्यूशन टीचर फ्री स्टाइल में पढ़ाते हो, कभी कहानी कभी खेल के थ्रू। अब एक दिन एक इंस्पेक्टर आया और बोला सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ाओ, टेस्ट लो और वीकली रिपोर्ट दो, क्या होगा? टीचर की इंडिपेंडेंस तो खत्म हो गई ना। इम्पैक्ट ऑफ न्यू रूल्स। सबसे बड़ा नुकसान हुआ किसानों के बच्चों का। पहले वो हार्वेस्ट टाइम में पाठशाला मिस करते थे, लेकिन पढ़ भी लेते थे। लेकिन अब रेगुलर अटेंडेंस कंपलसरी हो गई। अगर बच्चे खेतों में काम करने गए तो बोला गया दिस इज इनडिसिप्लिन, ये अनुशासनहीनता है। मतलब जो सिस्टम पहले गरीब और अमीर दोनों को इक्वल चांस देता था, वो अब डिसिप्लिन के नाम पे ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। बच्चों, ब्रिटिशर्स ने बोला कि उन्होंने स्कूल्स को मॉडर्न बनाया, टाइम टेबल, एग्जाम्स, टेक्स्ट बुक्स, इंस्पेक्शन, ये सारे फीचर्स आए। लेकिन आपके हिसाब से क्या हुआ?
एजुकेशन ज्यादा इंक्लूसिव, सबको शामिल करने वाला हो गया, या ज्यादा एक्सक्लूसिव, सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही होकर रह गया? And that's how this reading, What Happened to the Local Schools with Subparts, becomes a storytelling session with the real life in it, बच्चों, है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपके सामने एक एक्टिविटी है आपकी बुक के हिसाब से। एक्टिविटी 1, इमेजिन यू आर अ पुअर चाइल्ड इन 1850s। तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे टू द न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटेड पाठशालास? तो अगेन ये डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है, पर हम डिस्कस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या रहा है इसमें? टू मेक स्टूडेंट्स सिंपैथाइज विद पुअर प्रेजेंट children of the 1850s who face challenges in the new rigid पाठशाला सिस्टम। आप देख पा रहे हैं कि जो अब गरीब घर के बच्चे हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे इस स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेटेड पाठशाला में, उनका क्या रिएक्शन होगा। तो बच्चों 1850s में एक गरीब किसान के बच्चे आप हो, ऐसा आप मान लो। दिन में खेतों में मदद करनी पड़ती है और शाम को पाठशाला जाकर थोड़ा पढ़ना होता है। लेकिन अब ब्रिटिशर्स के नए रूल्स के हिसाब से डेली अटेंडेंस, एग्जाम्स और फिक्स्ड फी, आप क्या करोगे? आपकी फीलिंग कैसी होगी? ठीक है, तो बच्चे अपना अपना आंसर लिखते हैं। एक स्टूडेंट लिखता है, आज इंस्पेक्टर साहिब आए और बोले कि हर दिन स्कूल जाना होगा, लेकिन कल तो मुझे खेती में फसल काटनी है, मैं कैसे दोनों कर पाऊंगा? कोई कहता है, गुरुजी भी परेशान हैं, पहले वो हमें समझाते थे, अब उन्हें रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। कोई और कहता है, क्या मैं स्कूल छोड़ दूं या ज्यादा काम करके फीस भरूं? अब सब बच्चे आपस में अपने अपनी डायरियां पढ़ें, अपना अपना लेख पढ़ें। टीचर पूछेंगे कैसा फील करते अगर आप 1850s में होते, क्या आप एजुकेशन कंटिन्यू कर पाते? ठीक है, इस बारे में आपको सोचना चाहिए। बच्चों अगली एक्टिविटी है, डिड यू नो दैट अबाउट 50% ऑफ द चिल्ड्रेन going to primary school drop out of school by the time they are 13 or 14? Can you think of the various possible reasons for this fact? बहुत ही कॉमन लाइफ क्वेश्चन है। यहाँ तक कि इवन टुडे, आज हम सोचें तो आज भी अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल 13-14 साल की उम्र होने से पहले। रीजंस बहुत सारे हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्याएं, पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड फीस, यूनिफॉर्म और बुक्स। बहुत से गरीब बच्चे आज भी फोर्स किए जाते हैं काम करने के लिए ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। सोशल रीजंस भी होते हैं, सामाजिक कारण, अर्ली मैरिज जैसे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लाइक लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगा देना या कास्ट बेस्ड इश्यूज के हिसाब से नहीं पढ़ने देना। एजुकेशनल रीजंस, पुअर क्वालिटी ऑफ टीचिंग, रोड लर्निंग, सिलेबस नॉट लिंक टू रियल लाइफ, लीडिंग टू लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये सब भी कारण होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, स्कूल बहुत दूर है, ट्रैवल करना अनसेफ है, प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है स्पेशली फॉर गर्ल्स, और टीचर्स की बहुत शॉर्टेज होना। तो in short, just like in the 1850s when poor children had to leave पाठशालास due to rigid rules, even today poverty, गरीबी की वजह से, social pressures, सामाजिक pressures की वजह से, and weak school facilities force many children to drop out early, बहुत से बच्चों को early drop out के लिए मजबूर करता है। बच्चों अब हम येलो बॉक्स में देख पा रहे हैं फिगर 9। 1908 में बॉम्बे में अपनी स्पीच में श्री अरबिंदो घोष ने कहा कि नेशनल एजुकेशन का मेन गोल ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के अंदर देशभक्ति और राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी एंड स्पिरिट ऑफ द नेशन का जज्बा जगाए। उन्होंने कहा, बच्चों को अपने एंसेस्टर्स, पूर्वजों के हीरोइक डीड्स, वीर गाथाएं पढ़नी चाहिए ताकि उनमें गर्व और इंस्पिरेशन आए। एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में दी जानी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग सीख सकें, ना कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हुए थोड़े लोग। साथ ही स्टूडेंट्स को अपनी रूट्स, जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन उन्हें मॉडर्न साइंस और वेस्टर्न डेमोक्रेसी एक्सपेरिमेंट्स का भी फायदा उठाना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, स्टूडेंट्स को यूजफुल क्राफ्ट स्किल्स भी सीखनी चाहिए
जिससे वो स्कूल के बाद एक अच्छी रोजगार, अच्छी नौकरी पा सकें, अपना रोजगार कमा सकें। सिंपल शब्दों में बच्चों, अरबिंदो घोष चाहते थे कि एजुकेशन सिर्फ किताबी ना हो, बल्कि देशभक्ति, अपनी कल्चर की समझ, मॉडर्न साइंस का ज्ञान और प्रैक्टिकल स्किल्स सब मिलाकर एक बैलेंस सिस्टम के रूप में बने। अब आगे आप देख सकते हैं फिगर 10, महात्मा गांधी एट शांति निकेतन, 1940 की बात है। इसमें महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ गर्ल्स का एक ग्रुप है, शांति निकेतन 1940 में। ये इमेज हमें ये दिखाती है बच्चों कि शांति निकेतन एक ऐसा स्कूल था जहां चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, बच्चों के अकॉर्डिंग एजुकेशन होती थी। गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों ही नेशनल एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन पे फोकस करते थे, लेकिन उनका अप्रोच थोड़ा अलग था। गांधी जी एम्फसाइज करते थे हैंडीक्राफ्ट, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता, इंडियन लैंग्वेजेस और प्रैक्टिकल स्किल्स पर। वही टैगोर जी एम्फसाइज करते थे, मतलब फोकस करते थे क्रिएटिविटी, फ्रीडम, आर्ट, म्यूजिक, डांस और मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का कॉम्बिनेशन। गर्ल्स का प्रेजेंस हमें ये भी दिखाता है कि मिशनरी और रिफॉर्मिस्ट एफर्ट्स के साथ गर्ल्स एजुकेशन भी ग्रेजुअली एक्सपैंड हो रही थी। अब पिंक बॉक्स में वी कैन सी लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। महात्मा गांधी जो लिया गया है फ्रॉम द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 72 पेज 79। बच्चों, महात्मा गांधी जी ने बहुत क्लियरली बताया कि सिर्फ पढ़ लिख लेना ही एजुकेशन नहीं है। उनका कहना था एजुकेशन का मतलब है बॉडी, माइंड और स्पिरिट, शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। आपको भी ऐसा लगता है ना? लिटरेसी यानी रीडिंग राइटिंग सिर्फ एक मीडियम, एक साधन है, एजुकेशन का एंड या बिगनिंग नहीं। बच्चों को हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ का काम मतलब हस्तकला भी सीखना आना चाहिए, जिससे वो प्रोडक्टिव और स्किल्ड बन सके। हर हैंडीक्राफ्ट मैकेनिकली नहीं, साइंटिफिकली सीखना चाहिए, मतलब बच्चा समझे कि काम का वाई और हाउ क्या है। ऐसे एजुकेशन से ही माइंड और सोल का हाईएस्ट डेवलपमेंट पॉसिबल है। बच्चों, फिगर 11 में हम देख सकते हैं अ क्लास इन प्रोग्रेस इन शांति निकेतन, 1930s की बात हो रही है। आप नोटिस करें सराउंडिंग्स, ट्रीज और ओपन स्पेसेस, पेड़ और खुला मैदान दिख रहा है, मतलब बच्चों को नेचर के बीच पढ़ने का मौका मिलता था। क्लासरूम रिजिड और इनक्लोज्ड बिल्डिंग नहीं है, बल्कि फ्री और क्रिएटिव इन्वायरमेंट में हुआ करती थी। इस इमेज से समझ आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का अप्रोच क्या था। बच्चों को नेचुरल इन्वायरमेंट में एक्सप्लोर करने का मौका देना। उनका आश्रम शांति निकेतन आश्रम थे, तो आप सबको पता है ना बच्चों। दूसरा, एजुकेशन का मतलब फ्रीडम, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, होलिस्टिक डेवलपमेंट। टीचर्स का मतलब गाइड्स, ना कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन। और एट लास्ट बच्चों, फिगर 12 में हम देख सकते हैं चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ मिशनरी स्कूल, कोयम्बटूर, अर्ली 20th सेंचुरी। बच्चों, इस फिगर में आप देख सकते हैं बच्चों को खेलता हुआ एक मिशनरी स्कूल में, जो कि कोयम्बटूर में बनाया गया था अर्ली 20th सेंचुरी में। इसमें हमें यह समझ आता है कि मिड 19th सेंचुरी तक गर्ल्स एजुकेशन ग्रेजुअली एक्सपैंड हो रही थी। क्रिश्चियन मिशनरीज और इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस दोनों ने गर्ल्स स्कूल सेटअप कर लिए थे। मिशनरी स्कूल्स का मतलब होता था स्ट्रक्चर डिसिप्लिन एजुकेशन, लेकिन साथ ही गेम्स और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज भी होती थी। बच्चों, अब टाइम आ गया है हमारे थर्ड क्विज का। आपके सामने एक बार फिर से अभी तक जो हमने नए टॉपिक्स पढ़े, उन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स है, सभी का सॉल्यूशन सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई कॉमन पीडीएफ शीट में आपको मिल जाएगा। पहले खुद से अटेम्प्ट करना है और फिर क्रॉस चेक कर लेना है। अब बच्चों, एंड पार्ट आते आते आप देखेंगे कि हमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है लेट्स इमेजिन के नाम पर, जहां पे आपको इमेजिन करने को बोला गया है एज अ विटनेस कि आप वहां मौजूद हैं amongst a debate between Mahatma Gandhi
एंड लॉर्ड मैक्यूले ऑन इंग्लिश एजुकेशन। आप सोचो, एक डिबेट हो रहा है इन दोनों महानुभावों में, और उनके डिबेट में से आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो डायलॉग उन लोगों के बीच में हुआ उसके बारे में एक पेज लिखेंगे। तो चैप्टर वैसे एंड हो चुका है, पर आप लोग के सहूलियत के लिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम एक डायलॉग समझ लेते हैं। लॉर्ड मैक्यूले बहुत सख्त अंदाज में मान लीजिए बोलते हैं, इंग्लिश एजुकेशन ही एक तरीका है ऐसे लोगों को क्लास क्रिएट करना जो इंडियन इन ब्लड पर इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स और इंटेलेक्ट हों। अगर इंग्लिश एजुकेशन नहीं सीखेंगे तो इंडियंस बैकवर्ड रहेंगे और मॉडर्न साइंस, लिटरेचर, एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं पाएंगे। महात्मा गांधी अब अपना जवाब देंगे, लेकिन बहुत ही अ, शांत स्वर में। ठीक है साहिब, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। इंग्लिश एजुकेशन ने हमें इंस्लेव, गुलाम कर दिया है। इसने हमें वेस्ट को सुपीरियर दिखाया है और अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस का वैल्यू भूला भुला दिया है। इसे फॉरेन बेस में प्राइड और अपनी हेरिटेज में शेम बोलना कहा गया है। एजुकेशन को सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जगानी चाहिए, न कि कॉलोनाइजर्स के एडमिरेशन को। लॉर्ड मैक्यूले इंटरप्ट करते हुए बीच में मान लो बोलते हैं, लेकिन इंडियंस कैसे प्रोग्रेस करें अगर इंग्लिश नहीं सीखेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस और मॉडर्न नॉलेज सब इंग्लिश में है, वर्नाकुलर एजुकेशन काफी नहीं है। गांधी जी, गांधी जी बोलते हैं, प्रोग्रेस सिर्फ इंग्लिश बुक्स पढ़ने और फैक्ट्स मेमोराइज करने का नाम नहीं है। ट्रू एजुकेशन माइंड, बॉडी और सोल, मन, शरीर और आत्मा को डेवलप करने को कहते हैं। इंग्लिश लिटरेसी हमें हाथ से काम करना, अपने गांव को समझना और अपने ट्रेडिशंस को अप्रिशिएट करना नहीं सिखाती है। एजुकेशन इंडियन लैंग्वेजेस और प्रैक्टिकल स्किल्स में होनी चाहिए, तभी इंडियंस इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनेंगे। लॉर्ड मैक्यूले अथवा फ्रस्ट्रेट होकर, तुम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बेनिफिट्स इग्नोर कर रहे हो गांधी जी, बिना इसके इंडिया यूरोप के पीछे रह जाएगा फॉरएवर। महात्मा गांधी जी बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहते हैं, साहिब, मैं वेस्ट से यूजफुल नॉलेज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये हमारी आइडेंटिटी, लैंग्वेजेस और कल्चर के कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए। बच्चा अपनी लैंग्वेज में सीखे, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करे और स्किल्स डेवलप करे ताकि अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सके। यही एक देश को ट्रूली एजुकेट करने का तरीका है। अब एज अ विटनेस आप वहां बैठे हैं, तो आप डेफिनेटली मेस्मराइज हो गए होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि कितना टेंशन भरा माहौल है। एक तरफ जो इंग्लिश और वेस्टर्न बेस इम्पोज करना चाहते, और दूसरी तरफ वर्ल्ड जो इंडियंस को एम्पावर, कल्चर को नर्चर और रूट्स रिस्पेक्ट करना चाहते। डिबेट बिना एग्रीमेंट के खत्म हुई, लेकिन सब पर डीप इंप्रेशन छोड़ गई। मैंने एज अ विटनेस वहां रियलाइज किया कि एजुकेशन के सवाल सिर्फ लर्निंग का नहीं, ये फ्रीडम, प्राइड और नेशन के सोल का भी है। तो बच्चों, अब जैसे डायलॉग हमें लिखना है यहाँ पे, तो स्क्रिप्ट हमने समझ ली, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू माई अमेजिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर मैंने डायलॉग दिखा दिया है। लाइक, वन आफ्टरनून आई विटनेस्ड अ पावरफुल डिबेट बिटवीन लॉर्ड मैक्यूले एंड महात्मा गांधी on education in India. Macaulay argued that only English education could modernize Indians, giving them access to science, literature, and administration. He wanted a class of Indians, English in taste and intellect, to serve the empire. Gandhiji strongly disagreed. He said English education had enslaved Indians, making them admire the West and forget their own culture. True education, he explained, should develop mind, body, and soul, be taught in Indian languages, and include practical skills like crafts so that students become self reliant and dignified. The debate showed two contrasting visions, one of Western reputation, the others of Indian self respect and independence. It left me realizing that education was not just about learning, but about shaping the identity and future of a nation. बच्चों, इसके बाद एज यूजुअल आपका चैप्टर एंड हो जाता है। आशा करता हूं हमेशा की तरह चैप्टर आपको सुपर इजी अब लग रहा होगा। आपके कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में दिखाए हुए सारे नोट्स एक पीडीएफ फाइल में ऐड कर दिए हैं। इसके साथ टाइमलाइन का फ्लो चार्ट भी मैंने बना के ऐड किया है। इसके अलावा बच्चों एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस भी अपलोड कर दी है विद सॉल्यूशंस। और इतना ही नहीं, वर्कशीट्स 1 एंड 2 के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव विद एमसीक्यूज,
फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, काफी सारे चैप्टर से, हर टॉपिक से उठा के भी ऐड कर दिए हैं। सब्जेक्टिव वर्कशीट भी है विथ वेरी शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, अगेन विथ सॉल्यूशंस बच्चों। और बच्चों सारा का सारा एब्सोल्युटली फ्री एट जीरो कॉस्ट, सिर्फ आप सबके लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को भी लाइक सब्सक्राइब वीडियो देखकर करने के लिए बोले, और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूबल फीडबैक, अपने वैल्यूबल कमेंट्स को जरूर लिखें। इससे मुझे आपके प्यार और विश्वास और देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स भी डाल सकते हैं टू हैव माय रिप्लाई इमीडिएटली। लाइव क्लासेस की डिटेल्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मेरे पोस्ट्स के जरिए मिलती रहेंगी। लर्न सोशल, बी सोशल, लव यू ऑल बच्चों, योर कुमार सर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।